Yes, hello, my dear students. Welcome in मैन्युफैक्चरिंग क्लास। मैन्युफैक्चरिंग क्लास में आपका सबका स्वागत है। और जब आप मैन्युफैक्चरिंग की बात करते हैं बच्चों, इस मैन्युफैक्चरिंग की सीरीज में हम लोग कई इंपॉर्टेंट टॉपिक कवर कर चुके हैं। हमने पूरी मेटल कटिंग पढ़ लिया है। मेटल कटिंग के साथ साथ हमने मशीन टूल एंड टेक्नोलॉजी पूरा पढ़ लिया है, एमटीटी पढ़ लिया है। फिर हम लोगों ने कास्टिंग पढ़ लिया है, कास्टिंग भी हो गया है। अब जो टॉपिक हम पढ़ने जा रहे हैं मैन्युफैक्चरिंग में, उसका नाम है मेटल फार्मिंग प्रोसेस। उसका नाम है मेटल फार्मिंग प्रोसेस। बच्चों, कुछ चीजें बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं जब हम पढ़ाई करते हैं, जब हम पढ़ते हैं, उन चीजों को ध्यान में रखने की जरूरत होती है। उन चीजों को ध्यान में रखने की जरूरत होती है। जब आप सब्जेक्ट की बात करते हैं तो उस सब्जेक्ट में कुछ बेसिक चीजें होती हैं जो जनरली आपको आनी चाहिए होती। अगर वो बेसिक चीजें नहीं आएंगी, अगर वो बेसिक चीजें नहीं आएंगी तो बच्चों आपको हमेशा कुछ प्रॉब्लम्स आएंगी। इसीलिए बेसिक चीजें आना बहुत जरूरी होता है। और इतना मैं उम्मीद करता हूं कि आपने स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल की पूरी सीरीज आपको दे दी गई है, पढ़ा दी गई है। स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल में प्रॉपर्टीज ऑफ द मटेरियल्स का एक टॉपिक कवर किया गया होगा, जिस चैप्टर का नाम है प्रॉपर्टीज ऑफ द मटेरियल्स, मैकेनिकल प्रॉपर्टी ऑफ द मटेरियल्स। ये आपको पढ़ाया गया होगा, इसमें मुझे कोई डाउट नहीं है, कोई डाउट नहीं है। 100% पढ़ाया गया होगा आपको, इसमें आपको कोई कंफ्यूजन भी नहीं होना चाहिए। ठीक है, ये आपने पढ़ा होगा। अब जब आप ये पढ़े होंगे तो ये उम्मीद करते हैं कि कुछ बेसिक प्रॉपर्टीज आपको आती होंगी। वो बेसिक प्रॉपर्टीज आप रिवाइज कर लीजिएगा। बेसिक प्रॉपर्टीज को बच्चों आप समझ लीजिएगा। वो बेसिक प्रॉपर्टीज आपको आएंगी तो आपके लिए मेटल फार्मिंग बहुत आसान होगा। कुछ नहीं बचेगा, एकदम क्लिस्टर क्लियर ढंग से आपको यह सब्जेक्ट आसान लगेगा। दूसरा, अगर आपको कुछ बेसिक चीजें नहीं आती हैं तो ज्यादातर चीजें चिंता मत करिएगा कि मैं वो चीजों का नाम नहीं लूंगा, वो चीजें बताऊंगा नहीं। बिल्कुल बताऊंगा, मैं रिवाइज कराऊंगा आपको चीजों को। लेकिन अगर आपको चीजें आ रही होंगी पहले से तो थोड़ा आपके लिए ज्यादा आसान हो जाएगा। अगर चीजें आपको पहले से नहीं आ रही होंगी तो वो प्रॉब्लम क्रिएट करेगा, तो वो प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। ये बात तो आप लोग जानते ही हैं। इस बात में किसी को कोई भी प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। इस बात में किसी को कोई भी प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। ठीक है। अब जब आप कुछ बेसिक प्रॉपर्टीज की बात करते हैं तो आप कहते हैं कि भैया इलास्टिक डिफॉर्मेशन क्या होता है, प्लास्टिक डिफॉर्मेशन क्या होता है। ये बेसिक चीजें हैं। व्हाट इज द इलास्टिक डिफॉर्मेशन, व्हाट इज द प्लास्टिक डिफॉर्मेशन, व्हाट इज द ट्रू स्ट्रेस, व्हाट इज द ट्रू स्ट्रेन, व्हाट इज द इंजीनियरिंग स्ट्रेस, व्हाट इज द इंजीनियरिंग स्ट्रेन। ये बेसिक चीजें आपको पहले से पता होनी चाहिए और पता होती है सबको, इसमें कोई नई चीज नहीं है। क्योंकि पूरा स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल आप पढ़ते हो तो उसमें आपको शुरू से यही पढ़ाया जाता है। स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल में शुरू से आपको प्रॉपर्टीज के बारे में ही बच्चों सिखाया और पढ़ाया जाता है। शुरू से आपको उसी के बारे में पढ़ाया और लिखाया जाता है कि भैया ट्रू स्ट्रेस क्या होती है, इंजीनियरिंग स्ट्रेस क्या होती है। ठीक है, यही तो पढ़ते हो। और टोम में मैंने आपको ऑलरेडी पढ़ा चुका है बच्चों। क्या पढ़ाया है?
रिजिड बॉडी क्या होती है, डिफॉर्मेबल बॉडी क्या होती है, ठीक है, ये आपको पढ़ाया था। और जब आप डिफॉर्मेबल बॉडी की बात करते हैं तो उसमें दो चीजें थी, एक सॉलिड और दूसरा फ्लूइड, ये भी आपने पढ़ा है, मैंने आपको इसके बारे में भी बताया था। और सॉलिड में जब डायनामिक फोर्स लगता है, दो तरीके का फोर्स लगता है, एक स्टैटिक लोडिंग होती है, एक डायनामिक लोडिंग होती है। जब स्टैटिक लोडिंग बच्चों अप्लाई होती है, जब स्टैटिक लोडिंग अप्लाई होती है तो उससे उसकी प्रॉपर्टीज में क्या चेंज हो रहा है, उसी जब स्टैटिक लोड अप्लाई करते हैं तो उसी को स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल कहा जाता है, वही स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल के एनालिसिस कराता है, उसी को मैकेनिक्स ऑफ मटेरियल भी कहा जाता है, ठीक है, उसी को मैकेनिक्स ऑफ मटेरियल कहा जाता है, मैकेनिक्स ऑफ स्ट्रेंथ कहा जाता है, थ्योरी ऑफ इलास्टिसिटी कहा जाता है, ये सारी बातें करता है जब आप स्टैटिक लोड की बात करते हो। जब डायनामिक लोड किसी सॉलिड पे लगता है, जब डायनामिक लोड किसी सॉलिड पे लगता है बच्चों, तो आप क्या कहते हो, जब डायनामिक लोड लगता है तो वहां हमेशा वाइब्रेशन आता है, जो थ्योरी ऑफ मशीन में आपने पढ़ा है, वहां हमेशा वाइब्रेशन आता है, जहां पर आप डायनामिक लोडिंग की बात करते हो तो वाइब्रेशन की ही बात करता है, तो इसलिए वो थ्योरी ऑफ मशीन में आप डिटेल से पढ़ चुके हो, थ्योरी ऑफ मशीन में आप डिटेल से पढ़ चुके हो, ये बात हम लोग ऑलरेडी देख चुके हैं, यहां फिर से करने की जरूरत नहीं है। रिजिड बॉडी मैंने आपको पहले ही बता रखा है कि रिजिड बॉडी बच्चों होती क्या है, रिजिड बॉडी के बारे में कहानी मैं आपको ऑलरेडी बच्चों बता चुका हूं कि रिजिड बॉडी की कहानी होती क्या है, व्हाट इज द रिजिड बॉडी, डिटेल से बताया हूं, किसी को कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, डिटेल से रिजिड बॉडी के बारे में हम लोगों ने बात कर रखा है। रिजिड बॉडी के बारे में हमने क्या बात कर रखा है, अगर आपको थोड़ा सा भी याद हो कि रिजिड बॉडी क्या होती है, रिजिड बॉडी क्या होती है, अगर रिजिड बॉडी थोड़ा सा भी याद हो तो आपको मैंने बताया था बच्चों कि रिजिड बॉडी का मतलब यह है, रिजिड बॉडी का मतलब मान लीजिए ये कोई स्ट्रक्चर है और इसमें इसके यहां पे एटम्स लगे हुए हैं, मॉलिक्यूल्स लगे हुए हैं, अगर ये मॉलिक्यूल्स हैं, मान लीजिए एक मॉलिक्यूल्स यहां है, दूसरा मॉलिक्यूल्स यहां है, दोनों के बीच की डिस्टेंस डी है, ये है दोनों मॉलिक्यूल्स के बीच की डिस्टेंस, ठीक है, ये है एक सर्कुलर ऑब्जेक्ट है, सर्कुलर आपका ऑब्जेक्ट है, इस सर्कुलर ऑब्जेक्ट में बच्चों, इस सर्कुलर ऑब्जेक्ट, ये आपका सर्कुलर ऑब्जेक्ट है, दोनों के बीच की डिस्टेंस, यहां पे दो मॉलिक्यूल्स रखे, ये सर्कुलर ऑब्जेक्ट है, उसके बीच की डिस्टेंस, ये एक मॉलिक्यूल, ये एक एटम यहां, एक एटम यहां, दो मॉलिक्यूल्स है, और दोनों, और यहां से यहां तक की जो डिस्टेंस है, एक लेंथ जो है सिलेंड्रिकल बॉडी की वो एल है, जो सिलेंड्रिकल बॉडी की जो लेंथ है वो एल है। जब आप इसमें टेंसाइल लोड लगाएं, क्या लगाएं बच्चों, जब आप इस बॉडी में टेंसाइल लोड अप्लाई करिए, मान लीजिए एक लोड इधर से अप्लाई किया, एक लोड इधर से अप्लाई किया, मान लीजिए मैंने टेंसाइल लोड अप्लाई किया, जब आप इस बॉडी में टेंसाइल लोड लगाएं, टेंसाइल फोर्स लगाएं, उस समय इसके मॉलिक्यूल्स के बीच में कोई भी डिफॉर्मेशन ना हो, कोई भी चेंज ना हो, उसे रिजिड बॉडी कहा जाता है। यही आपको पढ़ाया जाता है कि अगर ये बॉडी है, इस बॉडी में यहां पर आपने क्या किया, इस बॉडी में आपने यहां पर क्या किया, इस बॉडी पर आपने इधर से दोनों तरफ से टेंसाइल फोर्स लगाया, एक तरफ से इधर से पी फोर्स लगाया, इधर से पी फोर्स लगाया, इधर से पी फोर्स लगाया, और दोनों तरफ पी लोड लगा करके उसको खींचा, तो उसके मॉलिक्यूल्स के एक पर्टिकुलर लोड में कोई भी उसके मॉलिक्यूल्स के बीच की डिस्टेंस कांस्टेंट रहे, डी में कोई चेंज ना आए। अगर डी में कोई चेंज नहीं आता है, पहली चीज उसकी लेंथ भी कांस्टेंट रहे, जो उसकी लेंथ है, या डायमीटर भी ले लो, मान लीजिए इसकी डायमीटर कितनी है बच्चों, डी है, मान लीजिए इसकी डायमीटर कितनी है, सर्कुलर बॉडी है तो डायमीटर डी होगा, उसका डायमीटर कांस्टेंट हो जाए, उसकी लेंथ कांस्टेंट हो जाए, उसकी लेंथ कांस्टेंट हो जाए, उसकी लेंथ कांस्टेंट हो जाए, यानी जब आप उस पर लोड लगाएं उसमें कोई भी डायमेंशनल चेंज ना आए, दैट इज द रिजिड बॉडी। यही आपने पढ़ा है, नो डायमेंशनल चेंज, यानी उस पर कोई भी डायमेंशनल चेंज ना आए, देयर इज नो dimensional change, that is the
रिजिड बॉडी, यही तो रिजिड बॉडी होती है, यही तो रिजिड बॉडी होती है, इसी को आप रिजिड बॉडी कहते हैं, इसी को आप रिजिड बॉडी कहते हैं, यही तो पढ़े हैं। और मैंने यह भी पढ़ाया था जब उसमें सेशन लिया था बॉडीज का, किसमें थ्योरी ऑफ मशीन में बच्चों, तो उसमें बताया था कि रिजिड बॉडी एक काल्पनिक बात है, प्रैक्टिकली रिजिड बॉडी पॉसिबल नहीं है। रिजिड बॉडी जैसी कोई भी चीज नहीं है। रिजिड बॉडी इज द हाइपोथेटिकल थिंग्स, रिजिड बॉडी इज द हाइपोथेटिकल थिंग्स। रिजिड बॉडी एक हाइपोथेटिकल बात है, प्रैक्टिकली वैसी कोई बॉडी जल्दी पॉसिबल होती नहीं है, प्रैक्टिकली ऐसी कोई भी बॉडी जल्दी पॉसिबल होती नहीं है। यह बात हम लोगों ने पढ़ा है, यह बात हम लोग जानते भी हैं, पढ़े भी हैं, और कोई कंफ्यूजन भी नहीं है, कोई कंफ्यूजन नहीं, यह बात हम लोग अच्छी तरीके से जानते हैं। अब सुनिएगा, यह हो गई रिजिड बॉडी की बात। इसके बाद हम लोग पढ़े थे फ्लेक्सिबल बॉडी, फ्लेक्सिबल बॉडी जिसमें लोड लगाएं और उसमें ये चीजें चेंज हो जाएं, उसी को हम लोगों ने क्या कह दिया था, उसी को हम लोगों ने फ्लेक्सिबल बॉडी कह दिया था। फ्लेक्सिबल बॉडी या डिफॉर्मेबल बॉडी जिसे कहा जाता है, उसमें चूंकि रिजिड बॉडी नहीं होती है, तो फिर मोशन ट्रांसफर करने के लिए हम लोगों ने थ्योरी ऑफ मशीन में एक टर्म और पढ़ा था जिसे रेजिस्टेंट बॉडी कहा था, जिसे रेजिस्टेंट बॉडी कहा था। तो रेजिस्टेंट बॉडी प्रैक्टिकली पॉसिबल है, रेजिस्टेंट बॉडी प्रैक्टिकली पॉसिबल है, रेजिस्टेंट बॉडी तक तो ठीक है, ठीक है, रेजिस्टेंट बॉडी तक तो ठीक है। बट जब भी आप बात करते हैं, जब भी आप बात करते हैं कि रेजिस्टेंट बॉडी तो ठीक है बट रिजिड बॉडी प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है। इसी तरीके से फ्लेक्सिबल बॉडी या डिफॉर्मेबल बॉडी, फ्लेक्सिबल वाली बॉडी या डिफॉर्मेबल बॉडी, डिफॉर्मेबल बॉडी क्या होती है, यह भी मैंने शायद आपको बताया होगा वहां पे। डिफॉर्मेबल बॉडी क्या होती है, यह भी मैंने आपको बताया होगा वहां पे। कुछ नहीं करना, डिफॉर्मेबल बॉडी का मतलब है कि आपके पास जो बॉडी है, जो ऑब्जेक्ट आपके पास अवेलेबल है, इस ऑब्जेक्ट में जब आप लोड लगाएं, इस ऑब्जेक्ट में जब आप लोड लगाएं, ये बॉडी है, इस ऑब्जेक्ट पर आपने क्या किया, लोड लगाया। इस ऑब्जेक्ट पर बच्चों आपने क्या किया, यहां से लोड लगाया। थोड़ा थोड़ा चीजें मैं रिवाइज कर दे रहा हूं, यही प्रॉपर्टीज आप पढ़ते हो सोम में, ठीक है। मैं रिवाइज कर रहा हूं चीजों को, आपको मेटल फार्मिंग के लिए तैयार कर रहा हूं। किसके लिए तैयार कर रहा हूं बच्चों, मेटल फार्मिंग के लिए तैयार कर रहा हूं। मेटल फार्मिंग के लिए थोड़ा सा आपको तैयार करूंगा, बहुत उतनी चीजें बता दूंगा जितने मेरे काम की हैं, जितने से आपका काम चलेगा, बाकी आपने सोम में पढ़ा है। तो ये बॉडी है, इस बॉडी पर जब आपने लोड लगाया, इस बॉडी पर जब आपने लोड लगाया, तो मान लीजिए मॉलिक्यूल्स की डिस्टेंस ये थी डी, और जब आपने इसकी लेंथ इनिशियल ये एल रही होगी। जब आपने लोड लगाया, जब आपने लोड लगाया तो वो डिफॉर्म होकर के बॉडी कुछ ऐसे हो जाएगी, बॉडी डिफॉर्म होकर के कुछ ऐसे हुई, कुछ ऐसे हुई। तो ये मॉलिक्यूल्स भी इसके क्या होंगे, चेंज होंगे। मॉलिक्यूल्स भी इसके क्या होंगे, तब चेंज होंगे। मान लीजिए इनके बीच की डिस्टेंस बढ़ गई, इनके बीच की डिस्टेंस बढ़ गई, यल की जगह यल डैश हो गया, यल की जगह यल डैश हो गया, यल की जगह अब कौन सी डिस्टेंस हो गई, यल डैश हो गई, ठीक है। डायमीटर अगर आप बाद में देखेंगे तो ये डायमीटर हो सकता है, यानी डी डैश हो गया, कैपिटल डी डैश, ये वाला कैपिटल डी था, वो वाला कैपिटल डी डैश हो गया, यानी डायमेंशनल चेंज इसमें हो रहे हैं। तो अगर किसी पर आपने लोड लगाया और उसमें ये चीजें चेंज हो रही हैं, तो उसे डिफॉर्मेबल बॉडी कहा जाता है। उसे क्या कहा जाता है, डिफॉर्मेबल
बॉडी कहा जाता है। यही कहते हैं डिफॉर्मेबल बॉडी कहा जाता है। इस बात को ध्यान रखिएगा, ठीक है। यानी अगर वो डिफॉर्मेबल बॉडी है, अगर वो डिफॉर्मेबल बॉडी है, इसका मतलब उसकी जो डी है, डी इज नॉट कांस्टेंट। जो डी है वो कांस्टेंट नहीं होगा, कैपिटल डी भी कांस्टेंट नहीं होगा, कैपिटल डी भी कांस्टेंट नहीं होगा, एल भी कांस्टेंट नहीं होगा, एल भी क्या होगा, कांस्टेंट नहीं होगा। यानी डायमेंशनल चेंज विल बी देयर। यहां पे डायमेंशनल चेंज डायमेंशनल चेंज पॉसिबल। यहां पे डायमेंशनल चेंज होने वाले हैं। जिन बॉडी पर आप लोड लगाइए उनमें डायमेंशनल चेंज हो जाए उसे आप डिफॉर्मेबल बॉडी कहते हैं, उसे आप डिफॉर्मेबल बॉडी कहते हैं। यह बात बच्चों मैंने आपको पढ़ाई थी, यह बात बच्चों मैंने आपको पढ़ाई थी। यही कहा था, यही कहा था, यही कहा था, बोलो भाई, यही कहा था, ठीक है। यही कहा था, यह बात आपको क्लियर है। यानी ये डिफॉर्मेबल बॉडी बताया था, वो रिजिड बॉडी बताया था। अब सुनिए, जब आप बॉडी पर लोड लगाते हैं, जैसे स्टैटिक लोड लगा रहे हैं, ठीक है, जनरली हम स्टैटिक लोड की बात कर रहे हैं। जब आप स्टैटिक लोड लगा रहे हो तो उसमें दो चीजें होती हैं, एक होता है इलास्टिक डिफॉर्मेशन, एक होता है प्लास्टिक डिफॉर्मेशन। बेसिक चीज है, सब लोग जानते हैं, बट थोड़ा सा बता देता हूं। बेसिक चीज है, सब लोग जानते हैं, बट थोड़ा सा बता देता हूं। इलास्टिक डिफॉर्मेशन क्या होता है? इलास्टिक डिफॉर्मेशन क्या होता है? अगर आप इलास्टिक डिफॉर्मेशन की बात करते हैं, स्टैटिक लोड लगा रहे हैं उसकी बात कर रहे हैं, स्टैटिक लोडिंग की बात कर रहे हैं कि एक स्टैटिक लोड होता है, एक डायनामिक लोड होता है। हम स्टैटिक लोड की बात करने वाले हैं। स्टैटिक लोड जो भी आप बात कर रहे हैं उसमें बात करते हैं इलास्टिक डिफॉर्मेशन की। इलास्टिक डिफॉर्मेशन, इलास्टिक डिफॉर्मेशन क्या है बच्चों? व्हाट इज द इलास्टिक डिफॉर्मेशन? इलास्टिक डिफॉर्मेशन का मतलब है कि अगर आपने किसी भी मटेरियल में लोड लगाया और वो मटेरियल क्या हुआ, डिफॉर्म हो गया, यानी डिफॉर्मेबल बॉडी तो है, वो मटेरियल डिफॉर्म हुआ। मान लीजिए कि आपके पास यहां पर एक ऑब्जेक्ट अवेलेबल है, आपके पास यहां पर ये एक ऑब्जेक्ट अवेलेबल है, ये ऑब्जेक्ट आपके पास अवेलेबल है, ठीक है, ये आपके पास ऑब्जेक्ट अवेलेबल है। इस ऑब्जेक्ट पर आपके पास जो ऑब्जेक्ट था, इसकी इनिशियल लेंथ, जो इनिशियल लेंथ रही होगी बच्चों, वो इनिशियल लेंथ मान लीजिए कि ये ऑब्जेक्ट था और इस ऑब्जेक्ट की इनिशियल लेंथ बच्चों यहां से यहां तक की जो लेंथ है वो कितनी रही होगी, एल रही होगी। यहां से यहां तक की जो लेंथ है बच्चों वो कितनी रही होगी, वो एल के बराबर रही होगी। दैट इज द लेंथ एल, लेंथ एल, ठीक है। अब इसमें आपने लगाया पी लोड, जैसे ही आपने इसमें पी लोड लगाया, यहां से वर्टिकल डाउनवर्ड डाल देता हूं, जैसे ही आपने इस पर पी लोड लगाया, जब लोड लगाओगे तो ये बॉडी कुछ डिफॉर्म होगी, ये बॉडी क्या होने वाली है बच्चों, कुछ डिफॉर्म होने वाली है। यानी आपने लोड लगाया, लोड लगाने के बाद आपके बॉडी यहां से क्या हो गई, डिफॉर्म हो गई। आपने जब इस पे लगाया लोड P, जब इस पर लगाया लोड P, दोनों तरफ टेंसाइल लोड अप्लाई किया, जब इस पर लोड लगाया P तो ये बॉडी डिफॉर्म हो गई, ये बॉडी क्या हो गई, डिफॉर्म हो गई। जब ये बॉडी डिफॉर्म हुई मतलब इसमें अब इसका डायमेंशन क्या हो गया, अब ये
इस पर आपने पी लोड लगाया, पी लोड यहां से पी लोड स्टैटिक लोड, याद रखिएगा हम स्टैटिक की बात कर रहे हैं, स्टैटिक लोड यहां से लगाया आपने, तो स्पेसिमेन में आपने अंडर लोड कंडीशन में उसमें इतना डिफॉर्मेशन हो गया, यानी उसके मॉलिक्यूल्स की जो बीच की डिस्टेंस है, जो मॉलिक्यूल्स के बीच की डिस्टेंस है उसमें चेंज आया, उसमें क्या हुआ, चेंज आया। बट जैसे ही ये इनिशियल लेंथ थी, ये L1 थी, मान लीजिए मैं इसको L1 ले लूं, ये इसकी L2 हो गई जब आपने लोड लगाया, अब आपने फिर से लोड को रिमूव कर दिया, अब आपने फिर से लोड लगाया, बॉडी डिफॉर्म हुई, लोड लगाया, बॉडी डिफॉर्म हुई, लोड लगाया, बॉडी डिफॉर्म हुई। अब आपने क्या किया, कुछ देर लोड लगाया, बॉडी ऐसे डिफॉर्म हुई, अब आपने क्या किया, लोड को हटा दिया, लोड को रिमूव कर दिया। जैसे ही लोड को हटाया, जैसे ही लोड को हटाया, वैसे ही बॉडी वापस अपने उसी शेप पर फिर से वापस आ गई। उसी शेप पर बॉडी फिर से वापस आ गई, यानी लोड लगाया, बॉडी में डिफॉर्मेशन हुआ, आफ्टर रिमूव द लोड बॉडी रिगेन इट्स ओरिजिनल शेप, दैट इज द इलास्टिक डिफॉर्मेशन, दैट इज द इलास्टिक डिफॉर्मेशन। यानी जब तक हम लोड लगाएं, जब तक हम क्या करें बच्चों, लोड लगाएं, जब तक हम क्या करें बच्चों, लोड लगाएं, और लोड लगाते समय मेरी बॉडी डिफॉर्म हो, और जैसे ही मैं लोड को रिमूव करूं वो वापस अपने ओरिजिनल शेप में आ जाए, ऐसे डिफॉर्मेशन को क्या कहा जाता है, इलास्टिक डिफॉर्मेशन कहा जाता है। ऐसे डिफॉर्मेशन को क्या कहा जाता है, इलास्टिक डिफॉर्मेशन कहा जाता है। ऐसे डिफॉर्मेशन को इलास्टिक डिफॉर्मेशन कहा जाता है। तो ये आपका ओरिजिनल स्पेसिमेन था, ये क्या था, ये क्या हो गया, ये आपका ओरिजिनल स्पेसिमेन था, ये आपका लोडेड स्पेसिमेन है, स्पेसिमेन है, ये आपका लोडेड स्पेसिमेन है, और ये आफ्टर रिमूव द लोड, आफ्टर रिमूव द लोड, यानी जब लोड लगाया उसके बाद आपने लोड को हटाया, जैसे ही लोड को हटाया उसने अपने ओरिजिनल शेप को पा लिया। ऐसे डिफॉर्मेशन को, अरे सिंपल सी बात है यार, मान लीजिए घर पे खाना खाते हो, मम्मी खाना लेके आती है, थाली पहले आपके पास रख दी जाती है, मम्मी को खाना लाने में थोड़ा सा देर हो गई, आपको शरारत सूझी, आपने थाली उठाया और कुछ नहीं कर रहे, ऐसे पकड़ के थोड़ा सा दबा रहे हो, छोड़ रहे, थोड़ा दबा रहे हो, छोड़ रहे, थोड़ा दबा रहे हो, छोड़ रहे। जब आप छोड़ रहे हो अपने ओरिजिनल शेप को पा लेती है, दैट इज द इलास्टिक डिफॉर्मेशन। दबा रहे तो दबेगा, छोड़ोगे तो ओरिजिनल शेप में पा लेगा, दैट इज द इलास्टिक डिफॉर्मेशन। अगर वो अपने ओरिजिनल शेप को ना पाती तो दैट इज द परमानेंट डिफॉर्मेशन। वही क्या हो जाता बच्चों, वही मेरा परमानेंट डिफॉर्मेशन हो जाता। वही क्या हो जाता, वही परमानेंट डिफॉर्मेशन हो जाता। अगर थाली को इतना दबा देते तो टेढ़ी हो जाती, और फिर जैसे लोड को हटाया वो अपने ओरिजिनल शेप में आ नहीं पा रही, वो अपने ओरिजिनल शेप पे आ नहीं पा रही। अब अगर वो अपने ओरिजिनल शेप में नहीं आ पा रही बच्चों, तो दैट इज द क्या, परमानेंट डिफॉर्मेशन। तब अगर आपने ऐसा कर दिया और आपकी थाली टेढ़ी हो गई, तो मम्मी के आने के बाद आपका क्या होने वाला है आप समझ सकते हैं। मम्मी के आने के बाद आपका क्या होगा आप अच्छी तरह समझ सकते हैं। तो इसने फिर से ओरिजिनल शेप को अपने पा लिया, इसने फिर से ओरिजिनल शेप को अपने पा लिया। तो ऐसी बॉडी को क्या कहा जाता है, ऐसी बॉडी में ये जो डिफॉर्मेशन है इसे इलास्टिक डिफॉर्मेशन कहा जाता है। ये डिफॉर्मेबल बॉडी है, यानी
when the material deform under the application of the load, but when it's originally geometry after removal of, yani it's when apply the load, change the shape, remove the load, regain its original shape, that deformation is known as elastic deformation. That deformation is known as इलास्टिक डिफॉर्मेशन। बात क्लियर है? बात क्लियर है? ठीक है, बात क्लियर है? यहां तक किसी को कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए बच्चों, यह बात एकदम क्लिस्टर क्लियर है। इलास्टिक डिफॉर्मेशन। अब बात करते हैं प्लास्टिक डिफॉर्मेशन की। अब बात करता हूं बच्चों मैं किसकी? प्लास्टिक डिफॉर्मेशन की। तो नेक्स्ट जो है वो है प्लास्टिक डिफॉर्मेशन। नेक्स्ट है प्लास्टिक डिफॉर्मेशन। प्लास्टिक डिफॉर्मेशन क्या है सुनिए पहले ध्यान से। सिंपल, बहुत सिंपल चीजें हैं, ये सब समझने की चीजें हैं। इलास्टिक डिफॉर्मेशन क्या होता है, प्लास्टिक डिफॉर्मेशन क्या होता है, ठीक है। अब सुनिए जरा, जब आप बात करते हो किसकी, जब आप बात करते हो किसकी, कि अगर आपके पास कोई स्पेसिमेन है, मान लीजिए बच्चों कि आपके पास कोई एक स्पेसिमेन अवेलेबल है, फिर से वही काम, दिस इज द स्पेसिमेन, दिस इज द स्पेसिमेन, ओरिजिनल स्पेसिमेन, दिस इज द ओरिजिनल स्पेसिमेन, और ओरिजिनल स्पेसिमेन की आपकी लेंथ Li के बराबर है या L1 के बराबर है, Li के बराबर है या L1 के बराबर है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, जो भी आप लेना चाहें ले लीजिए। आपने इस पर लगाया लोड, क्या लगाया मेरे बच्चों, इस बॉडी पर आपने लगाया लोड। जैसे ही इस बॉडी पर आपने लोड लगाया वैसे ही ये बॉडी हो गई थोड़ा डिफॉर्म। क्या हो गई बच्चों, ये बॉडी हो गई डिफॉर्म। दैट इज द लोडेड स्पेसिमेन। मान लीजिए आपने इस पर लोड P लगाया है, इस पर क्या लगाया है, लोड P लगाया है। लोड लगाया, ये बॉडी इतना डिफॉर्म हो गई। फिर कुछ देर के बाद आपने जैसे लोड लगाया डिफॉर्म हुई, आपने लोड को रिमूव किया, आपने लोड को रिमूव किया। जब आपने लोड को रिमूव किया, मान लीजिए L2 है, इसकी लेंथ कितनी हो गई, L2 है। आपने लोड को रिमूव किया, जैसे ही आपने लोड को रिमूव किया वैसे ही ये बॉडी कुछ ऐसी बन गई। ये देखिए, ये बॉडी ऐसी बन गई, ये बॉडी ऐसी बन गई। यानी पहले आपकी बॉडी क्या थी, पहले आपकी बॉडी ये थी, आफ्टर अप्लाइंग द लोड आपकी बॉडी की लेंथ ये हो गई, आपकी बॉडी की लेंथ ये हो गई। आफ्टर रिमूविंग द लोड आपकी बॉडी की लेंथ इतनी बची, आपकी बॉडी की लेंथ क्या हुआ बच्चों, इतनी बची। इसका मतलब समझ रहे हैं आप, इसका मतलब समझ रहे हैं आप। यानी आपने अपने बॉडी पर जो लोड लगाया था, उस बॉडी ने क्या किया, उस बॉडी ने जब लोड लगाया तो उसमें जो टोटल डिफॉर्मेशन लोड अप्लाई करने के बाद जो टोटल डिफॉर्मेशन हुआ मेरे बच्चों, वो डिफॉर्मेशन यहां से यहां तक का हुआ था। ये दिस इज द टोटल डिफॉर्मेशन, दिस इज द टोटल डिफॉर्मेशन। इतना टोटल डिफॉर्मेशन उस बॉडी में होने वाला है, इतना टोटल डिफॉर्मेशन उस बॉडी में होने वाला है। यहां तक किसी को कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। बात क्लियर है? अब सुनिए, जब आपने लोड को हटा दिया तो उसने इतना डिफॉर्मेशन कम कर दिया, यानी इतना रिकवर कर लिया उसने,
इतने डिफॉर्मेशन को बच्चों उसने क्या किया, रिकवर कर लिया। ये जितने डिफॉर्मेशन को उसने रिकवर कर लिया, जितने डिफॉर्मेशन को उसने क्या किया, रिकवर कर लिया, इस डिफॉर्मेशन को, ये जो डिफॉर्मेशन उसने रिकवर किया, इस डिफॉर्मेशन को इलास्टिक रिकवरी, यानी इतना इलास्टिक डिफॉर्मेशन था, लोड हटाने के बाद इतना उसने कवर कर लिया, तो इसको क्या कहा जाता है, आगे आएगा इलास्टिक रिकवरी और डिटेल से बताऊंगा क्या होती है स्प्रिंग बैक के साथ। तो इसको क्या कहा जाता है, इसको कहा जाता है इलास्टिक रिकवरी, इसको कहा जाता है इलास्टिक रिकवरी। ये जो डिफॉर्मेशन है छोटा सा, ये वाला क्या है, ये है इलास्टिक रिकवरी, इलास्टिक रिकवरी, इसको क्या कहते हैं, इलास्टिक रिकवरी कहते हैं बच्चों। ये है इलास्टिक रिकवरी। बट आपके स्पेसिमेन का शेप तो ये था ना, वो डिफॉर्म हो करके बच्चों इतना ज्यादा हो गया, यानी इतना जो है आपका मटेरियल परमानेंटली डिफॉर्म हो गया, इतना उसने रिगेन वापस नहीं किया, इतना उसके शेप में चेंज आ गया, इतना उसने रिगेन नहीं किया, इतना उसने परमानेंट डिफॉर्म कर दिया। मतलब लेंथ अगर ओरिजिनल में आता तो यहां तक वापस आता, ओरिजिनल में नहीं आया तो यहां तक वापस आ गया। ये जो यहां से यहां तक की डिस्टेंस इतना वापस नहीं आया, ये जो इतना वापस नहीं आया उसे बोलते हैं परमानेंट डिफॉर्मेशन। अगर ये अपने ओरिजिनल शेप को नहीं पाया तो इसको कहा जाता है परमानेंट डिफॉर्मेशन। इसे क्या कहा जाता है, परमानेंट डिफॉर्मेशन। परमानेंट डिफॉर्मेशन, ठीक है। जब आपने लोड को रिमूव किया तो ये आफ्टर लोड रिमूव करने के बाद का स्पेसिमेन है, इसमें इतना डिफॉर्मेशन परमानेंटली हो गया। ये जो परमानेंटली इसमें डिफॉर्मेशन हो गया इसे बोलते हैं परमानेंट डिफॉर्मेशन। तो आफ्टर आपने पहले उतना लोड लगाया था तो जितना रिकवर कर गया था वो इलास्टिक डिफॉर्मेशन है। आपने लोड को और इंक्रीज कराया, आपने उस स्पेसिमेन पे लोड को और इंक्रीज कराया, और जब आपने लोड को हटाया तो द स्पेसिमेन डज नॉट रिगेन इट्स ओरिजिनल शेप, द स्पेसिमेन डज नॉट रिगेन इट्स ओरिजिनल शेप। इस स्पेसिमेन ने अपने ओरिजिनल शेप को नहीं पाया, इसने अपने ओरिजिनल शेप को नहीं पाया। अगर इसने अपने ओरिजिनल शेप को नहीं पाया, इसने अपने ओरिजिनल शेप को नहीं पाया तो इसको क्या कहा जाता है, इसका मतलब दैट इज द परमानेंट डिफॉर्मेशन, या इसी को प्लास्टिक डिफॉर्मेशन कहते हैं। दैट इज द परमानेंट डिफॉर्मेशन या इसी को प्लास्टिक डिफॉर्मेशन कहते हैं। तो प्लास्टिक डिफॉर्मेशन वो डिफॉर्मेशन है जो अपने शेप को, अगर स्पेसिमेन पर आप लोड लगाइए, स्पेसिमेन अपने शेप को ओरिजिनल ना रिकवर कर पाए तो उसे हम क्या कहते हैं बच्चों, उसे हम परमानेंट या प्लास्टिक डिफॉर्मेशन कहते हैं। उसे हम क्या कहते हैं, परमानेंट अथवा प्लास्टिक डिफॉर्मेशन कहते हैं मेरे बच्चों। तो वो क्या कहलाता है, परमानेंट अथवा प्लास्टिक डिफॉर्मेशन कहलाता है, परमानेंट अथवा प्लास्टिक डिफॉर्मेशन कहलाता है, ठीक है। क्लियर है ये बात, ये बात बच्चों सबको क्लियर है। ये बात सबको क्लियर है, ये बात सबको क्लियर है। अब सुनिए, इसी के साथ रिलेट करके एक बात और पढ़ लेते हैं।
जब आप अपनी बॉडी पर लोड लगाते हैं, जब आप अपनी बॉडी पर लोड लगाते हैं, तो ऐसा नहीं है कि बॉडी बैठी है और उस पर आप लोड लगाओ, वो डिफॉर्म होने के लिए एकदम खाली बैठी है, आप लोड लगाओ वो डिफॉर्म हो जाएगी। ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है भैया। किसी को आप कहीं पर भी कोई लोड लगाएंगे, किसी को मारेंगे तो वो अपोज करता है, किसी को मारेंगे तो वो क्या करता है, अपोज करता है। अब सुनिएगा जरा ध्यान से मेरी बात को। मान लीजिए कि अगर आपके पास कोई बॉडी है, अगर आपके पास कोई बॉडी है मेरे बच्चों, आपके पास कोई बॉडी अवेलेबल है, सुनिएगा मेरी बात को ध्यान से। मान लीजिए कि आपके पास कोई बॉडी है, यह बॉडी आपके पास अवेलेबल है, दिस इज द बॉडी, दिस इज द बॉडी। इस बॉडी पर जब आपने दोनों तरफ से टेंसाइल लोड अप्लाई किया, जब आपने दोनों तरफ से, मान लीजिए कि यह बॉडी है, इस बॉडी पर आपने दोनों तरफ से टेंसाइल लोड बच्चों अप्लाई किया। एक लोड यहां से लगाया इस साइड से, और दूसरा लोड आपने ये लगाया, दोनों तरफ से टेंसाइल लोड आपने अप्लाई कर दिया, दोनों तरफ से टेंसाइल लोड आपने अप्लाई कर दिया। यहां पे लोड आपने जो लगाया ये लोड P है। जब आप इस पर लोड लगाओगे तो इसके अंदर क्या है, एटम्स है, इसके मॉलिक्यूल्स है। मान लीजिए कि जिसके अंदर एटम इसके बैठे हुए हैं बच्चों, वो ये एटम बैठे हुए हैं, कुछ ऐसे एटम बैठे हैं। ध्यान दीजिएगा मेरी बातों को, बहुत इंपॉर्टेंट चीजें हैं ये, बहुत छोटी छोटी चीजें हैं बच्चों, और अगर ये चीजें कंफ्यूज करेंगी तो आपको आगे बहुत दिक्कत होने वाली है। इसीलिए ये बातें कंफ्यूज नहीं करनी चाहिए आपको कहीं पर भी। यही तो सारे मॉलिक्यूल्स हैं, यही तो सारे मॉलिक्यूल्स हैं, यही तो सारे मॉलिक्यूल्स हैं। ठीक है, ये इसके एटम्स हैं, ये इसके मॉलिक्यूल्स हैं। जब आप इन पर लगाओगे लोड, जब आप इन पर लगाओगे लोड, तो ये आप जैसे ही लोड लगाओगे, इनके मॉलिक्यूल्स, ऐसा नहीं कि आपने लोड लगाया और ये बिना अपोज किए डिफॉर्म हो जाएगा, इंपॉसिबल है। ये अपोज करेगा ही करेगा, अपोज जरूर करेगा। अगर ये अपोज करेगा, इसका मतलब इस पर जैसे ही फोर्स लगाया कि आपने ये पी लोड लगाया, तो ये रजिस्ट करेगा अपने शेप को चेंज करने के लिए, ये अपोज करेगा। आपको कोई मारेगा, आपकी एकदम, मैंने कहा मैन मटेरियल थ्योरी, मैन मटेरियल थ्योरी क्या कहती है, मैन का बिहेवियर और मटेरियल का बिहेवियर एकदम सेम होता है, इसीलिए उसको मेन मटेरियल थ्योरी कहा जाता है। मैन का और मटेरियल का बिहेवियर इक्विवेलेंट होता है, इसीलिए मेन और मटेरियल थ्योरी कहा जाता है। जो मैन का, जो आपका बिहेवियर है, वही मटेरियल का बिहेवियर होने वाला है। मैंने कास्टिंग पढ़ाई थी बच्चों, तो मैंने आपको वहां बताई थी ये बात। क्या बताया था? जब मैंने कास्टिंग पढ़ाई, तो कास्टिंग पढ़ाते समय मैंने आपको बताया था बच्चों कि आप याद करिए कि आप कास्टिंग में लिक्विड हाई टेम्परेचर, पोरिंग टेम्परेचर पर उसको पोर करने के बाद जब वो ठंडा होता है, यानी जब टेम्परेचर डाउन करता है, तो क्या होता है, कॉन्ट्रैक्ट होता है, श्रिंकेज होता है, सिकुड़ता है। वो कॉन्ट्रैक्ट होता है, श्रिंकेज करता है, सिकुड़ता है। तो जब हीट रिलीज होगी तो वो सिकुड़ेगा, दैट इज द मटेरियल। आप याद करो, आप ट्रेन से चल रहे हो, आपके पास पतला सा कंबल है, एसी में बैठे हो, ठंड लग रही है, स्लीपर में बैठे हो, ठंडी का मौसम है, खिड़की से हवा आ रही है, आप क्या करते हो, आपको ठंड लगती है। जब आपको ठंड लगती है, यानी टेम्परेचर डाउन हो रहा है, तो आप अपने शरीर को श्रिंक करते चले जाते हो, छोटा करते चले जाते हो, श्रिंक करते चले जाते हो, छोटा करते चले जाते हो। यानी टेम्परेचर कम, टेम्परेचर ड्रॉप हुआ तो आप श्रिंक करते हो, मटेरियल का टेम्परेचर ड्रॉप हुआ, श्रिंक करते। इसीलिए मटेरियल कास्टिंग पढ़ाते समय मैंने डिटेल से पढ़ाया, उसमें क्या आता है, एक श्रिंकेज आता है,
एक श्रिंकेज आता है। वही हाल आदमी का होता है। जब टेम्परेचर डाउन होगा, जब टेम्परेचर डाउन होगा तो वहां पे भी क्या आने वाला है? श्रिंकेज आने वाला है। वहां पर भी क्या आने वाला है? श्रिंकेज आने वाला है। तो ये जो श्रिंकेज आने वाला है, इसीलिए मेन मटेरियल की थ्योरी सेम होती है। इसीलिए मेन मटेरियल की थ्योरी क्या होती है बच्चों? सेम होती है। वही काम यहां पे भी है। आप यहां सोचो कि अगर आप मटेरियल पर लोड, टेंसाइल लोड लगाओगे, खींचोगे, तो मटेरियल ऐसा नहीं कि बैठा खाली एकदम आ जाओ मुझे खींचो, नहीं, वो आपका अपना अपोज करेगा। उसके मॉलिक्यूल्स डिफॉर्म होने से घबराएंगे, वो डिफॉर्म होने का अपोज करने वाले हैं। जैसे आपको कोई पकड़ के खींचे मारे तो आप अपोज करोगे, आप भी मारोगे, आप रजिस्ट करोगे। यानी जब भी आप इस पर लोड लगाओगे, जब भी आप इस पर लोड लगाओगे, तो आपके इस मटेरियल के मॉलिक्यूल्स अपने डिफॉर्मेशन का अपोज करने वाले हैं। यानी ये एक इंटरनल रेजिस्टेंस फोर्स डेवलप करने वाले हैं। तो आप बाहर से लगाए हैं अप्लाइड लोड, जैसे ही आपने बाहर से लगाया अप्लाइड लोड, तो इनके मॉलिक्यूल्स के अंदर मेरे बच्चों, इनके मॉलिक्यूल्स के अंदर मेरे बच्चों क्या आएगा? एक इंटरनल रेजिस्टेंस फोर्स डेवलप होगा। इनके मॉलिक्यूल्स के अंदर, इनके मॉलिक्यूल्स के अंदर एक इंटरनल रेजिस्टेंस फोर्स डेवलप होगा। एक इंटरनल, जो कि इसका अपोज करेंगे, एक इंटरनल रेजिस्टेंस। ये सब के सब अपोज करेंगे। मतलब जो मॉलिक्यूल्स, मैंने ये मॉलिक्यूल्स दिखाए हैं, इनके बीच में इंटरनल रेजिस्टेंस फोर्स डेवलप होगा। इंटरनल रेजिस्टेंस फोर्स डेवलप होगा। और वो अपने इस, क्यों डेवलप होगा? क्योंकि ये डिफॉर्मेशन का क्या करने वाला है? अपोज करने वाला है। ये क्या करने वाला है मेरे बच्चों? डिफॉर्मेशन का अपोज करने वाला है। ये डिफॉर्मेशन का अपोज करेंगे तो इंटरनल रेजिस्टेंस डेवलप होगा सब में। तो इनके अंदर क्या डेवलप होगा? इंटरनल रेजिस्टेंस डेवलप होगा। ये अपने डिफॉर्मेशन का अपोज करेगा तो इनके अंदर क्या डेवलप होगा? एक इंटरनल रेजिस्टेंस डेवलप का होगा। एक इंटरनल रेजिस्टेंस डेवलप होगा। उस इंटरनल रेजिस्टेंस को आर से रिप्रेजेंट करते हो तो इंटरनल रेजिस्टेंस को आर बोल सकते हो। तो ये सब क्या करेंगे भैया? इंटरनल रेजिस्टेंस डेवलप करेंगे अपने इन मॉलिक्यूल्स के बीच में। इन मॉलिक्यूल्स के बीच में दोनों तरफ से ही खींचोगे ना तो इंटरनल रेजिस्टेंस डेवलप होने वाला है। इंटरनल, भाई आप इधर से खींचोगे, आप इधर से खींचोगे तो इस साइड पर ये इंटरनल रेजिस्टेंस डेवलप करेगा, इस साइड पर ये इंटरनल रेजिस्टेंस डेवलप करेगा। तो जो इंटरनल रेजिस्टेंस डेवलप करेगा, ये जो आर डेवलप हुआ, दैट इज नथिंग बट इंटरनल रेजिस्टेंस। ठीक है, दैट इज नथिंग बट इंटरनल रेजिस्टेंस। तो ये आर क्या है बच्चों? ये आर है इंटरनल रेजिस्टेंस। यही आर क्या है? इंटरनल रेजिस्टेंस है। यही आर क्या है? इंटरनल रेजिस्टेंस है। यानी जब आप मटेरियल को डिफॉर्म करोगे, वो रेजिस्ट करेगा डिफॉर्मेशन का। व्हेन मटेरियल इज डिफॉर्म्ड, व्हेन मटेरियल इज डिफॉर्म, जब भी आप मटेरियल को डिफॉर्म्ड करोगे, इट resist the deformation. It resist the deformation, and that resist is known as internal resistance. That is known as internal resistance. यही क्या है? यही है बच्चों इंटरनल रेजिस्टेंस। और इसी इंटरनल रेजिस्टेंस को पर यूनिट एरिया जब कैलकुलेट करते हो तो उसको क्या कहते हैं? उसको बोलते हैं दैट इज द स्ट्रेस, दैट इज द
स्ट्रेस। तो इंटरनल रेजिस्टेंस पर यूनिट एरिया इज नोन एज स्ट्रेस। इंटरनल रेजिस्टेंस पर यूनिट एरिया इज नोन एज स्ट्रेस। यही तो स्ट्रेस है। ये जो इंटरनल रेजिस्टेंस पर यूनिट एरिया निकाल देते हो, इसी को क्या कहते हैं? इसी को क्या कहते हैं? इसी को आप इंटरनल, इसी को आप क्या कहते हो? इसी को आप क्या कह देते हो? इसी को आप स्ट्रेस कह देते हो। इसी को आप क्या कह देते हो बच्चों? इसी को स्ट्रेस कह देते हो। यही तो स्ट्रेस है। बाद में चूंकि ये इंटरनल रेजिस्टेंस इस लोड के बराबर होता है, ये इंटरनल रेजिस्टेंस इस लोड के बराबर, इसको नॉर्मल स्ट्रेस कहते हैं। नॉर्मल स्ट्रेस, सारी स्ट्रेसेस डेवलप होती हैं। ये स्ट्रेस जो है, ये इंटरनल रेजिस्टेंस, द इंटरनल रेजिस्टेंस मस्ट बी इक्वल टू अप्लाइड लोड। बाद में इसी इंटरनल रेजिस्टेंस को, बाद में इसी स्ट्रेस को P बाई ए से दिखाते हो या फोर्स अप्लाई करते हो उसके बराबर से दिखाते हो, तो दैट इज इक्वल टू P बाई ए कर। तो P बाई ए चूंकि ये दोनों इक्वल हैं, इक्वली रजिस्ट करता है, इसीलिए आप कहते हैं कि भैया ये इक्वली स्ट्रेस जो है ये कर रहा है, इसीलिए आप बाद में सिग्मा इज इक्वल टू P बाई ए लिखते हो। कभी भी स्ट्रेस को अप्लाइड लोड डिवाइडेड बाय सरफेस एरिया मत कहिएगा। दैट इज द इंटरनल रेजिस्टेंस पर यूनिट एरिया, दैट इज द इंटरनल रेजिस्टेंस पर यूनिट एरिया। तो रेजिस्टेंस की वजह से मटेरियल के अंदर, रेजिस्टेंस की वजह से मटेरियल के अंदर क्या डेवलप होती हैं? स्ट्रेसेस डेवलप होती हैं। ये मटेरियल के अंदर डेवलप होती हैं, और इसीलिए इसको कहा जाता है दैट इज नथिंग बट प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल। ये मटेरियल की प्रॉपर्टी है, इसीलिए इसको कहा जाता है दैट इज नथिंग बट प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल्स। ये क्या है? ये मटेरियल की प्रॉपर्टी है मेरे बच्चों। ये क्या है? ये मटेरियल की प्रॉपर्टी है। ये मटेरियल की प्रॉपर्टी है। ठीक है, ये क्या है मेरे बच्चों? ये मटेरियल की प्रॉपर्टी है। इतनी बात सबको क्लिस्टर क्लियर हो गई होगी। ये जो इंटरनल रेजिस्टेंस डेवलप हुआ, इसकी वजह से ये जो स्ट्रेस आया, दैट स्ट्रेस इज प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल। तो ड्यू टू रेजिस्टेंस टू डिफॉर्मेशन, स्ट्रेसेस आर प्रोड्यूस विथ इन द मटेरियल एंड दिस stresses are property of the material. These stresses are the property of the material. ठीक है, स्ट्रेस इसीलिए कहते हैं, स्ट्रेसेस अगर डिफाइन करने को अब आ जाए तो स्ट्रेस क्या होती है? बहुत सिंपल बात, मैं इसीलिए ये रिवाइज करा रहा हूं, ये सब आप सोम में पढ़े हैं। स्ट्रेस क्या होती है? स्ट्रेस इज डिफाइंड एज रेजिस्टेंस लोड एट ए पॉइंट इन ए मटेरियल। जो रेजिस्टेंस लोड एक पॉइंट में मिलता है पर यूनिट एरिया से, वही आपका क्या है? एवरेज स्ट्रेस डिफाइंड एज रेजिस्टेंस लोड पर यूनिट एरिया। एवरेज स्ट्रेस डिफाइंड एज रेजिस्टेंस लोड पर यूनिट एरिया। और याद रखिएगा, ये आपकी प्रॉपर्टी कहलाती है। ठीक है, अगर आप इसके एरिया से डिवाइड कर दिए, तो ये अभी आगे बताऊंगा कि मैंने अभी एक एरिया से, मान लीजिए इसका क्रॉस सेक्शनल एरिया ए है, तो मैं ए से डिवाइड करिए, इसलिए इसको इंजीनियरिंग स्ट्रेस कहा जाता है। इंजीनियरिंग स्ट्रेस क्या होती है, ट्रू स्ट्रेस क्या होती है, वो भी बताऊंगा मैं। इंजीनियरिंग स्ट्रेस क्या होती है, ट्रू स्ट्रेस क्या होती है, वो भी बताऊंगा। इसी स्ट्रेस के साथ एक टर्म और यूज किया जाता है। इसी स्ट्रेस के साथ एक टर्म, ये डिफॉर्म होगा, आप इसमें लोड लगाओगे तो इसमें डिफॉर्मेशन होगा। क्या होगा मेरे बच्चों? इस पर डिफॉर्मेशन होगा, इस पर डिफॉर्मेशन होगा। और जब इसमें डिफॉर्मेशन होगा, एवरेज स्ट्रेस क्या है? स्ट्रेस मैंने आपको बता दिया, स्ट्रेस मैंने आपको बता दिया, स्ट्रेस डिफाइंड एज रेजिस्टेंस लोड पर यूनिट एरिया, रेजिस्टेंस लोड पर यूनिट एरिया, एंड दैट इज द प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल। ठीक है, डिफॉर्मेशन को जनरली स्ट्रेन के टर्म में डिफाइन किया जाता है।
डिफॉर्मेशन को जनरली किस में डिफाइन किया जाता है? स्ट्रेन के टर्म में डिफाइन किया जाता है। डिफॉर्मेशन इज डिफाइंड इन टर्म ऑफ स्ट्रेन, याद रखिएगा ये भी। डिफॉर्मेशन इज डिफाइंड इन टर्म ऑफ स्ट्रेन, ठीक है। डिफॉर्मेशन को जितना भी डिफॉर्मेशन हो रहा है उसको स्ट्रेन के टर्म में डिफाइन किया जाता है। अब स्ट्रेन क्या है? एक्चुअली जितना डायमेंशनल चेंज हो डिवाइडेड बाय ओरिजिनल डायमेंशन, वही उसकी स्ट्रेन कहलाती है। जब लेंथ ले लेते हो तो लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन कहलाती है, लेटरल स्ट्रेन कहलाती है, वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन कहलाती है। बट स्ट्रेन इज डिफाइंड एज द चेंज इन डायमेंशन पर यूनिट ओरिजिनल लेंथ, चेंज इन डायमेंशन पर यूनिट ओरिजिनल लेंथ। तो अगर आप स्ट्रेन की बात करते हैं तो चेंज इन डायमेंशन पर यूनिट ओरिजिनल लेंथ, ठीक है। मान लीजिए ओरिजिनल लेंथ आपकी बाद में उसको आपने मान लिया, अभी डायमेंशन की बात कर रहा है, ओरिजिनल डायमेंशन डिवाइडेड बाई चेंज इन लेंथ डिवाइडेड बाई ओरिजिनल लेंथ, या चेंज इन डायमेंशन डिवाइडेड बाई ओरिजिनल डायमेंशन। तो स्ट्रेन इज डिफाइंड एज change in dimensions to change in dimension to original dimension या original length to dimensions, ठीक है। इसी को अगर लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन की बात करते हैं, लेंथ की बात करते हैं, तो अगर एप्सिलॉन से रिप्रेजेंट करते हो तो चेंज इन डायमेंशन, मान लीजिए उसकी फाइनल लेंथ एलएफ रही होगी, इनिशियल लेंथ एलआई रही होगी, तो एलएफ माइनस एलआई डिवाइडेड बाई एलआई, इसी को आप डेल्टा एल डिवाइडेड बाई एलआई से रिप्रेजेंट करते हैं। तो दैट इज द स्ट्रेन, ठीक है। बट याद रखिएगा ये दोनों जो मैं भी बताया इनको हम इंजीनियरिंग स्ट्रेन कहते हैं। ये इंजीनियरिंग स्ट्रेन और वो इंजीनियरिंग स्ट्रेस, आगे बताऊंगा इंजीनियरिंग स्ट्रेस और ट्रू स्ट्रेस में क्या रिलेशन है, वो भी बताऊंगा बच्चों, परेशान मत होइएगा। वो भी मैं डिटेल से बताऊंगा आपको, परेशान मत होइएगा, डिटेल से करूंगा। तो ये बेसिक चीजें, स्ट्रेस क्या होती है, स्ट्रेन क्या होती है, इलास्टिक डिफॉर्मेशन क्या होता है, प्लास्टिक डिफॉर्मेशन क्या होता है, इतनी बात आप सबको समझ में आ गई होगी, इतनी बात आप सबको समझ में आ गई होगी। यहां तक किसी को कोई कंफ्यूजन नहीं होगा। बाकी बातें बच्चों हम करेंगे, बाकी बातें हम लोग करेंगे, ठीक है, नेक्स्ट क्लास में। ये एक इंट्रोडक्टरी क्लास थी मेटल फार्मिंग के लिए। इंट्रोडक्टरी क्लास आपको बहुत अच्छे से समझ में आई होगी, किसी को कहीं पर भी कोई कंफ्यूजन नहीं होगा, ठीक है। चलिए इस क्लास को यहीं पे रोकते हैं, बाकी बातें बच्चों नेक्स्ट क्लास में करते हैं। थैंक यू सो मच, बात करते हैं नेक्स्ट क्लास में, ठीक है। मैंने शुरुआत किया मेटल फार्मिंग की, बट मेटल फार्मिंग अभी मेरी शुरू नहीं हुई, मेटल फार्मिंग मैं नेक्स्ट क्लास में शुरू करूंगा। मैंने अभी इंट्रोडक्शन दिया आपको सोम का, मटेरियल साइंस का, आप जिसका भी मानना चाहें। मुझे जहां जहां जो प्रॉपर्टी जरूरत पड़ेगी मैं वो सब आपको बता दूंगा। आपको ये नहीं परेशान होना कि आपने सोम में पढ़ा है कि नहीं पढ़ा, आपने मटेरियल में पढ़ा है कि नहीं पढ़ा। मैं आपको एक एक चीज बताऊंगा बच्चों, क्लियर करूंगा, क्लिस्टर क्लियर, कोई कंफ्यूजन नहीं होने दूंगा। मेरे साथ जुड़े रहिए, मेरे साथ पढ़ते रहिए, मजे लेते रहिए, आप एकदम रिलैक्स होकर पढ़ते जाइए, एकदम तरीके से पढ़िए, सब कुछ समझ में आएगा, ठीक है। चलिए थैंक यू सो मच, बात करते हैं नेक्स्ट क्लास में।